हेलो। प्राची फिजियोथेरेपी से मैं डॉक्टर प्रतीक। हम लोग आज बात करेंगे शोल्डर जॉइंट की। शोल्डर जॉइंट में बेसिकली हम लोग होने वाले दर्द और जकड़न के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो को मैंने पोस्ट किया था एक इंट्रोडक्टरी की तरह कि नॉर्मल लोग समझ पाएँ कि ये कंधे का दर्द होता कैसे और हमें उसका उपाय कैसे करना है और कहाँ जाना है। तो इसमें हम लोग आज के इसमें थोड़ा क्लिनिकल हम लोग ऐड कर रहे हैं। ये हमारे स्टूडेंट्स के साथ स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा होगा, और जो देखने वाले पेशेंट हैं जो कंधे के दर्द और जकड़न से परेशान हैं तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, समझना है इसमें। तो हम लोग बात करते हैं कंधे के जकड़न के बारे में, या कंधे में होने वाले पहले दर्द को समझते हैं। एक तो होता है पेन, हमारा शोल्डर में शोल्डर जॉइंट में पेन हो रहा है, कंधे में इस जगह दर्द होता रहेगा। और कुछ पेशेंट्स में मतलब कंटिन्यू पेन बना रहता है, दिन भर आपको उसमें महसूस होता रहेगा। और कुछ पेशेंट्स में होता है क्या है कि दिन में दर्द उनको उतना ज़्यादा परेशान नहीं करती है जितना रात में। यानी जैसे आप सोने जा रहे हो, सोने के बाद जैसे 11-12 रात के बज रहे, तो अचानक से सडन बहुत सारा दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है शोल्डर में। एक तो बात ये हो गई, 2 तरह के दर्द की बात मैंने की। एक तो जो कंटिन्यू बना रहता है, और एक होता है कि हमारे शोल्डर में दर्द है लेकिन बहुत नॉर्मल है दिन में, लेकिन जैसे हम लोग रात में सोने जाते हैं, नींद अभी शुरू ही होती है तो हम लोग को रात में दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उस हाल में अब इसके बाद एक और कंडीशन देखा जाता है, पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कुछ पेशेंट, हमारा हाथ, हम लोग अपने हाथ को उठा नहीं पा रहे हैं या उठ नहीं रहा है। उठ नहीं रहा है इन द सेंस कि खुद से ताकत लगा रहे हैं, नहीं उठ रहा है। अगर दूसरे हाथ से इसे ताकत लगाया जाए तो ये उठ जा रहा है। एक दूसरा है कि एक होता है दूसरा कि आप उठा पा रहे हो लेकिन मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट है, इसके बाद नहीं बढ़ रहा है, या इतना आ रहा है इसके बाद नहीं बढ़ रहा है, या इतना आ रहा है उसके बाद नहीं बढ़ रहा है। ये 2 तरह की बातें हैं। या एक तीसरी बात हो सकती है कि हम लोग उठा ज़रूर रहे हैं, उठ रहा है, बट काफ़ी पेन हो रहा है शोल्डर में। तो ध्यान देना होगा कि आपके पास अब आप थेरेपिस्ट के पास गए हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास, वो एवेल्यूएट करते हैं कि आखिर शोल्डर में परेशानी क्या है। उनके पास सबसे पहले तो दर्द अगर शुरू हुई है तो आप बहुत ज़्यादा अपने मन से दवा ना लें, पेन किलर ना लें, क्योंकि वो आज किडनी और लिवर के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकती है, होती ही है। तो कोशिश करना चाहिए कि आप तुरंत अपने नज़दीकी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएँ, जहाँ मैनुअल फिजियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा हो, और जो इक्विपमेंट का भी हम लोग इस्तेमाल करते ही हैं। तो चलिए इसमें हम लोग पहले दर्द आपको देखना होगा कि ये आपका जकड़न कैसा है। एक तो दर्द कब जो हमेशा बना हुआ है, हो सकता है वो रोटेटर का टियर के चलते भी हो रहा हो। तो उस हालत में फिजियोथेरेपिस्ट के लिए है कि उस समय उसका पैसिव मूवमेंट ना कराएँ, उसको रेस्ट में रख कर के हम लोग ट्रीटमेंट जो देना है फिजियो साइड से हम लोग दें। बट अगर वो फिजियो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, पेनफुल है और रिस्ट्रिक्टेड है, तब हम लोग ग्लाइडेड मूवमेंट उसको शुरू करेंगे। और जो मैनुअल देने के बाद हम लोग उसके बाद शुरू करते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी। तो ये दोनों काम हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन अगर एग्जामिनेशन के बाद पता चलता है कि रोटेटर कब टियर हो सकता है, तो उस हालत में सबसे पहले तो उसको रेस्ट में कर करके, और जो भी उसके अकॉर्डिंग हम लोग को इलेक्ट्रोथेरेपी देना होगा, क्लिनिक में आने के बाद पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो फिजियोथेरेपी में तो सबसे पहले, और जनरल पेशेंट्स के लिए मैं कहूँगा कि अगर आपका हाथ उठ रहा है और और उसको उठाने में दिक्कत हो रही हो, दर्द बहुत ज़्यादा, तो उस जगह में बहुत ज़्यादा खींचतान नहीं होनी चाहिए शोल्डर की, उसको रेस्ट दें और अपने फिजियोथेरेपिस्ट के हिसाब से, उसमें एडवाइस के हिसाब से वर्कआउट करें। और नॉर्मल हम लोग रिलैक्स रिलैक्स मूवमेंट हम लोग कर सकते हैं। एक्टिव मूवमेंट में कि जो नॉर्मल मूवमेंट्स हैं हमारे शोल्डर के, हम लोग उसको करेंगे। सबसे पहले अगर एकदम अक्यूट अगर ट्रॉमा के चलते हो रहा होगा, कहीं चोट लगा हो, तो पहले आइस क्रायोथेरेपी हम लोग 72 आवर के पहले हम लोग करना शुरू करते हैं। अगर ये दर्द पुराना हो गया होगा, कुछ समय बीत चुका है, तो हम लोग यहाँ पे हॉट फोमेंटेशन, गर्म गर्म पानी से सेकना शुरू कर सकते हैं, गर्म पानी के थैले का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड वगैरह हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हीट, नॉर्मल हीट,
ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत ज़्यादा फील हो रहा होगा, हाँ अब गर्माहट लग रही है, तो उस तरह का हीट नहीं। बॉडी टेम्परेचर से कुछ ज़्यादा टेम्परेचर 2-3 डिग्री ज़्यादा हो, वो हमारे लिए काफ़ी बेहतर होगा। तो चलिए उस तरह से एक नॉर्मल हीट दिन में 2 से 3 बार, और अगर क्रायोथेरेपी यूज़ हो रहा हो तो दिन में 4 से 5 बार भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक ही जगह पर हीट नहीं हो, उसको कोशिश हो कि थोड़ा रोटेट कराते रहें इस शोल्डर जॉइंट के आगे ऊपर सुपीरियर एंटीरियर साइड में भी, क्योंकि यहाँ पे टेंडन का भी बहुत बड़ा रोल हो सकता है। वहाँ पर टेंडनाइटिस अगर है तो वहाँ काफ़ी रिलैक्सेशन होगा। एंटीरियर साइड में भी हीट ले तो बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, 8 to 10 मिनट काफ़ी होता है। और दिन में 2 to 3 टाइम्स हम लोग ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू फिजियोथेरापिस्ट, जो आप अपने फिजियोथेरापिस्ट के हिसाब से। तो दोनों डिजीज फिजियोथेरेपी में क्यूरेबल है, काफ़ी अच्छा इसका ट्रीटमेंट है हमारे फिजियोथेरेपी में। तो आपके फिजियोथेरेपी इसके बाद अगर दर्द में, एक तो हम लोगों ने ये कर लिया, दूसरा हम लोग जो मूवमेंट करते हैं हैंड का, ये हम लोग फ्लेक्शन, फिर उसको एक्सटेंशन, साइड से हम लोग उसको उठाने की कोशिश करते हैं जिसको abduction कहते हैं, फिर वापस धीरे धीरे हम लोग मूवमेंट। अब ये डिपेंड करता है आपका रेंज कहाँ तक आ रहा है। अगर यहाँ तक आ रहा है तो आप यहीं तक उठाने की कोशिश करें, थोड़ा फोर्स लगाएं, थोड़ा उठता हो तो ठीक है, फिर उसको नीचे लाएं। तो डिपेंड करता है आपका मूवमेंट कहाँ तक आ रहा है। तो इसको अब एकदम ग्रेजुअली मूवमेंट उसको कराना है, बहुत हम लोग को फोर्सफुल और बहुत ज़्यादा पेनफुल मूवमेंट नहीं करना है। तो एक तो एक्टिव मूवमेंट ये हम लोग की हो गई। इसके बाद अगर हम लोग इसमें देखें, बहुत ही एक अच्छा इसमें रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट वाले के लिए हम लोग टॉवेल एक्सरसाइज एक हम लोग कराते हैं। जैसे हम लोग नहाने के बाद एक हाथ ऊपर और एक हाथ पीछे की तरफ से, इस तरह से हम लोग टॉवेल से पीठ को पोंछने की का काम करते हैं। तो ध्यान रहे कि जो हम लोग अफेक्टेड, अगर हमारा लेफ्ट हैंड अफेक्टेड है तो हम लोग लेफ्ट हैंड को बैक साइड में लेते हैं, और दूसरे साउंड हैंड को ऊपर के साइड से टॉवेल को लेंथ में मतलब इस लेंथ में पकड़े कि अगर अच्छे हैंड से ऊपर खींच रहे हैं तो ये अफेक्टेड वाला ऊपर हाथ जाए। तो इस मूवमेंट को हम लोग कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इफेक्टिव होता है शोल्डर जॉइंट वाले के पेनफुल एक्सरसाइज, पेनफुल और रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट वाले पेशेंट के लिए। एक काम और कर सकते हैं, क्लास्पिंग हैंड, हम लोग दोनों हाथ को क्लास्प इस तरह से करें और ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करें। जहां तक आ रहा, अगर यहाँ आ रहा है तो खींचने की हल्की सी कोशिश करें, फिर नॉर्मल हल्का सा जहां तक टेंशन लग रहा हो शोल्डर में तो हम लोग इसको करने की कोशिश करेंगे वापस। 10 टाइम्स हर मूवमेंट को हम लोग 10-10 टाइम्स से शुरू करते हैं, 10 to 15 टाइम, फिर बाद में 20 टाइम्स तक कर सकते हैं। और दिन में 2 to 3 टाइम्स आराम से हम लोग सुबह दोपहर शाम आराम से, ये 4 बार भी करें तो कोई परेशानी नहीं होगी, बशर्ते हमें बहुत ज़्यादा पेन नहीं लेना है। इसके बाद एक काम कर सकते हैं, अपने बैक साइड से हम लोग अपने हैंड को पकड़ते हैं, हैंड में हम लोग थंब को पकड़ सकते हैं इस तरह से, लेफ्ट हैंड का या राइट हैंड का थंब, जिस हैंड को पकड़ना है बैक साइड से पकड़ना है, और उसको कमर के पास पकड़ के रखना है और धीरे से इसको ऊपर उठाना है। अब ये डिपेंड करता है कि शोल्डर आपका कितना रिस्ट्रिक्ट है, जहां तक ये उठ पा रहा हो उसको ऊपर की तरफ खींचना है। और ध्यान दें कि स्पाइन के साथ एकदम मिड लाइन में आना शुरू हो, और वहां से पकड़ के ऊपर की ओर लाते हैं। जहां आपको दर्द लगना शुरू हो जाए थोड़ा सा वहां होल्ड करेंगे 2 to 3 सेकेंड, फिर धीरे धीरे उसको डाउन करना है। शुरू में हो सकता है कुछ पेशेंट्स का हाथ कमर तक, मिड स्पाइन तक नहीं नहीं जा पा रहा हो, थोड़ा साइड में होगा, तो फिर भी उसको पकड़ के थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, बीच की तरफ लाने की कोशिश करनी। तो थोड़ा थोड़ा फोर्स लगा, ये हल्का सा रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट वालों को थोड़ा सा दर्द हल्का सा लेना पड़ेगा। अगर आप हल्का हल्का दर्द ले रही हैं, हल्का सा स्ट्रेच हो रहा है, तो आप उसको करें तो धीरे धीरे वो फ्री होता जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक वॉल के सामने इस तरह से हैंड को करके वॉल में धीरे धीरे फिंगर को चलाते हुए हैंड को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। और जैसे जैसे हैंड ऊपर जाएगा थोड़ा सा आप आगे जाते जाएं, और याद रहे एल्बो आपका स्ट्रेट होना चाहिए, फ्लैक्स मोड़ करके हाथ इस तरह से नहीं उठाना है, सीधा हैंड होना चाहिए, सीधे ऊपर दीवार में चलाना है। तो 10 बार ऊपर, फिर उसके बाद नीचे लाना। तो और होना क्या चाहिए, जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे ऊपर ले गए थे, फिर वापस हम लोग चलाते हुए फिंगर को नीचे लाना है। और झटके से नीचे लाने की कोशिश नहीं करें, हो सकता है सीवियर पेन हो जाए। झटके से लगने के बाद यहाँ काफ़ी पेन भी होता है। तो इसलिए जितना स्लो रिदमिक एक्सरसाइज करें।
इसके बाद एक काम और कर सकते हैं हम लोग, साइड से भी दीवार पे हाथ इस तरह से चलाने की कोशिश करें, चलाते चलाते इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे और आपका मूवमेंट जहां तक होता है उससे थोड़ा सा प्लस करने की कोशिश करते हैं। इससे थोड़ा स्ट्रेच पड़ेगा शोल्डर पर और फिर इसको धीरे धीरे वापस लाएंगे। ऐसा हम लोग 5 to 10, 10 to 15 धीरे धीरे करके बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और काफ़ी इफेक्टिव होगा। और जिनका मूवमेंट पूरा आता हो पर मूवमेंट लाने में बीच में हो सकता है 90 डिग्री भी आपको पेन हो रहा हो, तो बहुत ज़्यादा उनको इस तरह का मूवमेंट नहीं करना है। याद रहना चाहिए ये रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट यानी पीरियड्राइटिस वाले के और रोटेटर कफ वाले में जिनको हो सकता है उठाने में एक सर्टेन पॉइंट पे पेन हो रहा हो 90 डिग्री पर हो सकता है। तो आपको कोशिश करना है कि आपको अभी कुछ दिन मूवमेंट रोक करके सिर्फ हॉट फॉर्मेंटेशन और फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा बताए उनके द्वारा कराए गए इलेक्ट्रोथेरेपी ट्रीटमेंट को ही लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ मिनरल वगैरह ले सकते हैं, मतलब उसके बहुत ज़्यादा, लेकिन इस ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा रोल फिजियोथेरेपी का है, हम लोग उसको लेते रहे। और इसमें डाइट का बहुत बड़ा इसमें नहीं है कि आपको डाइट में क्या नहीं लेना है। अगर यूरिक एसिड वाले पेशेंट है तो उनको तो जाहिर सी है उनको प्रोटीन कंट्रोल करना होगा, और ऐसे भी जब बहुत ज़्यादा दर्द हो तो हम लोग को प्रोटीन से बचना चाहिए। तो हम लोग आगे अगले वीडियोस में बहुत सारे और डिजीज के क्लियर करेंगे जो कॉमन अनकॉमन प्रैक्टिशनर और पेशेंट दोनों के लिए फायदेमंद हो। तो इसी तरह से आप बने रहें प्राची फिजियोथेरेपी में डॉक्टर प्रतीक के साथ, और आपको मैं इस तरह से बहुत ऐसे डिजीज को इजीली सर्व करूंगा जो घर बैठे भी आप थोड़ा आराम ले सकते हैं। अगर नहीं होता तो आप अपने नियरेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं। और हमारे क्लिनिक का पता है प्राची फिजियोथेरेपी क्लिनिक, बेली रोड, 81 नंबर पिलर, दुर्गा आश्रम गली, पटना। थैंक यू।